नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिमला में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मंत्री विक्रमादित्य बोले, निर्माण अवैध हुआ तो गिराएंगे। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने दिए देश के खिलाफ कई बयान, भारत विरोधी सांसद से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह का पारा हाई। नहीं कम हो रही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। आप नेता दुर्गेश पाठक को मिली जमानत। सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक मिली अंतरिम जमानत। जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को हराया था चुनाव, जमानत पर विपक्ष ने उठाया सवाल। कोलकाता कांड पर चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी, बातचीत करने को तैयार प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स, लेकिन रख दी एक शर्त, बैठक का हो लाइव प्रसारण। सबसे पहली खबर में बात शिमला की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर चल रहा हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। संजौली में आज विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी गुस्से में तोड़ दी। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो। पूरा मामला कोर्ट में है, अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको ढहाने का काम किया जाएगा। आखिर इतना ज्यादा अचानक से बवाल क्यों मचने लगा इस मामले पर? देखिए, बवाल तो मचना ही था, ये अचानक से नहीं हुआ। जब सब्र की सीमा टूट जाती है तो प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। ये सब्र की सीमा टूट गई है। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कोर्ट में फैसला आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कब फैसला आएगा? ये फैसला आने में कितने साल लग जाएंगे? अभी तो लंबी लंबी तारीखें मिल रही है। 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यहां कोर्ट में समय ही नहीं है। पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और जितने भी मस्जिद और मंदिर के विवाद होंगे, यानी कि जहां पर मस्जिद के तोड़कर मंदिर बनाने की बात है, जिसे मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी उसे फिर से मंदिर बनाने का सवाल हो, मथुरा हो, काशी हो, इन जगहों पर जब सवाल उठेगा, हिंदू पक्ष एक तरफ रहेगा, तो उस समय कोर्ट तारीख पर तारीख देते हुए 10 को गुजार देती है। उसी तरीके से यहां पर कोर्ट के कितना इंतजार किया जाए। ये वक्फ बोर्ड ने भी बोला कि हमें यह संपत्ति मिली थी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड पर ऐसे ही विवाद चल रहा है और उसमें अवैध तरीके से छोटे सी मस्जिद को बढ़ा बढ़ा के बड़ी सी मस्जिद बना दिया, परकोटे बना दिए इसके। और उसके बाद जब विरोध किया गया तो उसका संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है। अब तो कांग्रेस की सरकार है। हालांकि कांग्रेस की सरकार में भी सुक्खू के 3 से 4 मंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा में जब इसकी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात ही बोली। हिंदू सेंटीमेंट के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। विक्रमादित्य सिंह की ही बात कीजिए, ये भी विधानसभा के अंदर यही बात बोल रहे थे कि नहीं नहीं, वो जो मस्जिद है वो अगर अवैध पाया जाएगा उसको ढा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और अभी 1-2 और बिल लाने की जरूरत है वेंडर्स के लिए। बाहरी लोग जो यहां आकर जमावड़ा बिठाए हुए हैं, यहां के हिमाचल की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो पूरा हिंदू समुदाय गुस्से में है। ये 12% से 25% हो जाते हैं और ये सिर्फ वही के लोग नहीं हैं, ये बाहरी लोग हैं जो हिमाचल जैसे जगह पर जाकर अपना अड्डा बना रहे हैं, जो उत्तराखंड में जाकर हरिद्वार के डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। 34% मुसलमान हो गया हरिद्वार के अंदर। ये देवभूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड जिहाद ऐसे नहीं कहा जा रहा है इसको। तो ऐसे में हिंदुओं के पास अब क्या बचा है? कोर्ट में मामला खिंचते रहेगा तो हिंदुओं को प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब तुम लाठी चार्ज करवाओ, ये कांग्रेस की सरकार है, लाठी मारो, भाले मारो, उन लोगों को जेल में डालो, लेकिन कितने दिन तक? सरकार नहीं बचेगी। जो रवैया कांग्रेस की सरकार वहां पर अपनाए हुए है, सुक्खू ऐसे ही प्रदेश को कंगाल कर चुका है। हिंदुओं का गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है
कि सुक्खू की सरकार बचने वाली नहीं है। कांग्रेस के ही लोग अब उसका साथ छोड़ने वाले हैं। जी, वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान कई देश विरोधी बयान उनके सामने आ चुके हैं, जिस पर जमकर बवाल मचता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात भी की है। वही राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी भड़की हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। राहुल के इस बयान से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमित शाह तो बहुत ज्यादा गुस्से में, क्या कोई एक्शन होगा क्या? देखिए, अमित शाह का गुस्सा जायज है। वो गुस्से में तब हुए जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि वो अमेरिका में जाकर केवल ये भारत और भारत की सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बल्कि इनका एजेंडा बहुत बड़ा है। ये भारत विरोधियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मंच पर दिखाई जो पड़ता है वही पूरे दिन का इनकी एक्टिविटी नहीं होती, उसके पीछे भी कुछ और होता है। ये 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, 6 दिन रहेंगे, लेकिन उस बीच 1-2 प्रोग्राम होगा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उनकी सीक्रेट मीटिंग चलती है उन लोगों के साथ जिनकी तस्वीरें अभी बाहर नहीं आई है। कुछ जो कि अगर देखा जाए तो अमेरिकी सांसद हैं इल्हान उमर। अब सांसद के साथ तस्वीर तो सामने आ जाएगी, लेकिन ये जो आईएसआई एजेंटों के साथ ये मीटिंग करते हैं उसकी तस्वीर कहां आती है? पिछली बार एक आईएसआई के एसेट के साथ इनकी मीटिंग की तस्वीर आई थी, इकबाल नाम था। लेकिन ये धीरे धीरे ये एक्सपोज होते जा रहे हैं कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, 4 महीना से ज्यादा समय नहीं लगता, इनका पूरा ये दौरा फिक्स होता है। 4 महीना होते होते इनको एक बार विदेशी दौरे पर जाना है। और इस बीच जो बार बार ये विदेश जाते हैं, इस बार वो सेक्रेसी खत्म कर दिए, क्योंकि उनको लग रहा था अब तो हम लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, हमारा वहां पर अमेरिका में दबदबा अलग होगा। उसी दबदबे का इस्तेमाल ये जिन सांसदों के साथ बैठक करके, जिन एजेंटों के साथ बैठक करके और जिस तरीके से खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अब तो इनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट के समन पर वे अदालत में पेश हुए थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई और दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी है। दुर्गेश पाठक को तो जमानत मिल गई, लेकिन न्यायिक हिरासत केजरीवाल की बढ़ गई। कितनी बड़ी मुश्किल है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है, इसका मतलब है कि अभी भी राउस एवेन्यू कोर्ट को यह लगता है, ये पूरी तरह से उनको लग गया है कि अरविंद केजरीवाल को अभी हिरासत में रखने से सीबीआई को कुछ और नए एविडेंस मिलेंगे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ नए सबूत हैं और उन सबूतों के बाद अरविंद केजरीवाल से और नए सबूत निकालने की बात सीबीआई ने कही। तो हिरासत से बाहर होने का मतलब है कि जो नए सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, कुछ गवाह बन रहे हैं, वो हॉस्टाइल हो जाएंगे। तो इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट को तो ये लगता है कि इस पूरे घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए इन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या लगता है, हाई कोर्ट के जजों को क्या लगता है, ये तो इस पूरे सुनवाई के बाद कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है जमानत के ऊपर, इस पर निर्भर करता है। लेकिन ये तो तय है कि अभी जो जुडिशरी सिस्टम है, अगर निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों व्यवस्थाओं में देखें तो जजों के विचार के आधार पर फैसले हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग अदालतों के फैसले अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो कानून के उन पन्नों का, कानून के उन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है जो निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाते जाते कम से कम इनके विचारों में तब्दील हो जाती है। यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन फिर भी अभी जज कंफ्यूज तो हैं इस बात को लेकर, फैसला क्या दे। नहीं तो 10 सितंबर का डेट था, अभी तक तो फैसला आ जाना चाहिए था, अभी फैसला नहीं हुआ है। इसका मतलब कि मंथन चल रहा है, इसको
जमानत देने से क्या कंट्रोवर्सी होगी, न देने पर विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना पड़ेगा, इसी उधेड़ बुन में जज साहब बैठे हैं। कब फैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा कि इस उधेड़ बुन में उन्होंने किस पक्ष को चुना है। जी। और अब बात इंजीनियर राशिद की बेल पर बवाल की। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली की पटियाला हाउस ने अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें 22 दिन की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 3 अक्टूबर को जेल में सरेंडर करना होगा। इंजीनियर राशिद की रिहाई के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है और विपक्ष ने सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वोट जुटाने के लिए जमानत दी गई है, साथ ही राशिद को बीजेपी का सहयोगी बता दिया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ जेल में बंद किसी गरीब व्यक्ति के माता पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं। इससे आपको जेल के अंदर से चुनाव लड़ने वाले शख्स के बारे में पता चलता है कि वह किसकी तरफ से है। राशिद को अंतरिम जमानत न मिले, विपक्ष इतना ज्यादा परेशान क्यों है? ये तो इन लोगों को सवाल करना चाहिए था उस समय, जब इसी लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैटर्न सेट किया कि देखिए भाई, अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत नहीं देंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। ये चुनाव तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और ऐसा आम आदमी पार्टी में नेता है ही नहीं जो पार्टी को संचालित कर सके, उसका प्रचार कर सके। ये सिसोदिया के लिए नहीं था, अरविंद केजरीवाल के लिए था। तो उस समय इंडी अलायंस का यही पार्टनर तालियां बजा रहा था। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहा था, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही थी, क्या अरविंद केजरीवाल को उस बेल का विरोध किया था इन लोगों ने? आज क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि इंजीनियर राशिद इन लोगों के वोट को काट रहा है। जम्मू कश्मीर में यही चल रहा है। घाटी के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए नहीं है कि कौन कितना राष्ट्रभक्त है, विकास कर सकता है। इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना बड़ा अलगाववादी है, कौन किससे ऊपर है। अब टेरर फंडिंग के मामले में 2009 से ये जेल में था। अब इसने हराया किसको? उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में बारामूला से। अब इसने अपने भाई को भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए दे दिया है। अब उसके प्रचार में है, अपनी पार्टी के प्रचार करने के लिए। तो पटियाला हाउस कोर्ट में बैठे जज को तो ये लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ये अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत चुनाव के लिए दे सकती है, तो अभी तो जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे थे कि नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में तो सितंबर अक्टूबर तक चुनाव करवाना ही करवाना है, डेडलाइन तय कर दिया था। तो ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में वहां के एक सांसद को, जहां पर सांसद कितने हैं? 5 सांसदों वाले राज्य में एक सांसद जो अपनी पार्टी चला रहा है, उसकी भूमिका तो होनी चाहिए। अब इन लोगों के तकलीफ का इलाज यही है कि ऐसे ही लोग 44% वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या छोटी पार्टियों के कैंडिडेट हैं घाटी के क्षेत्रों में, और ये लोग हर के बारे में यही कह रहा है कि सब भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित है। इंजीनियर राशिद जब बाहर निकला तो उसके बाद उसने सबसे पहले हमला किसके ऊपर किया? महबूबा पे, अब्दुल्ला पे या मोदी पे? सबसे पहले उसने यही बोला, पीएम मोदी का नैरेटिव हम जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे। तो ये पीएम मोदी के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति को भाजपा का सहयोगी कहा जाएगा? ये तो इन लोगों के बीच कंपटीशन है कि हमारे बीच कौन कितना वोट ले आएगा। ये अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ चल रहा है, मुफ्ती परिवार के राजनीति खत्म होने वाली है। यही लोग अब वहां घाटी में बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कैरियर खराब कर रहा है। जी, आखिरी खबर में बात ममता बनर्जी की। कोलकाता कांड मामले में ममता बनर्जी चारों तरफ से घेरती जा रही हैं। केस के 1 महीने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कोलकाता में डॉक्टर्स सीएम ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा है। हालांकि बैठक का लाइव प्रसारण करने की शर्त रखती है। अपने मेल में डॉक्टरों ने कहा कि वे किसी भी समय और कहीं भी बैठक के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पूरी चर्चा का सीधा लाइव प्रसारण किया जाए। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी मान जाएंगी इस बात के लिए? ममता बनर्जी मानेगी, ये तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर इन लोगों के साथ बातचीत करनी होती तो ये प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए खुद जाती। इन्होंने मेल करवाया जिसके खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? हेल्थ सेक्रेटरी को हटाओ, इनकी मांग है। पुलिस कमिश्नर को हटाओ,
और ममता बनर्जी उसी के डिफेंस में जुटी हुई हैं, बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं इन लोगों को हम तो सुरक्षित रखेंगे, और फिर उन्हीं से मेल करवाई कि आप लोगों को अगर बातचीत करनी है तो आ जाओ, 10 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अब ये तो बेइज्जती है प्रोटेस्टर्स की। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, इनकी भाषा बहुत गलत है, ये जिस तरीके से हमें बुला रही हैं ऐसा लग रहा है कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। ममता बनर्जी का ईगो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अभी भी घमंड बरकरार है, और ये लोग यही घमंड को तोड़ना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हो, राजा रानी यहां के नहीं हो, इसलिए हमारी बात सुनो, हम जनता हैं। और इसलिए ये जूनियर डॉक्टर को काम पर वापस लाने के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इतना हंगामा खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया, क्या हो गया? नहीं गए। ये ममता बनर्जी को अब कुर्सी से हटाकर ही दम लेंगे या इनके घमंड को चूर चूर कर देंगे, इसे खुद पैदल जाना चाहिए। इनको क्या लगता है कि ये जो सिंप्लिसिटी दिखाती फिरती हैं उससे ही बंगाल की जनता प्रभावित हो गई है। अब इनकी असली औकात दिखाई जा रही है कि जब तक आप अपने घर से निकलकर उन लोगों के बीच जाकर माफी मांग के बातचीत शुरू नहीं करोगी, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।